जो बच्चे फेल हो जाते थे अब तक की, तो उनके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी होगी 26 में कि वो अपने सारे एग्जाम क्रैक कर लें? हाँ सर, बिल्कुल रहेगी। 2026 में जो एग्जाम लिखेंगे पहली बार, उनके लिए क्या राय आपकी है? अगर आपने कभी कोई कंपटीशन की तैयारी की होगी तो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है वो सबसे ज़बरदस्त तैयारी हमारी उसी फेज़ में होती है। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो हर एक चैप्टर को करना होगा। आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। तैयारी अधूरी, सिलेक्शन अधूरा, तैयारी पूरी, सिलेक्शन पूरा। मुझे लगता है कि जो मेजर दो सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग है वो आपके सामने है, क्वांट्स रीजनिंग। क्या कहना है इसका? क्वांट्स और रीजनिंग तो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही मिलेंगे और हमेशा डोमिनेट ही करते हैं ये हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में। अगर रीजनिंग और क्वांट्स अच्छा है तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ आपकी बहुत मैटर कर रही होती है। इंडिविजुअल कट ऑफ बच्चे निकाल ही लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं सोना शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ सर से, जो मैथ्स एजुकेटर है, बैंकर्स अड्डा पे पढ़ाते हैं, डेली लाइव आते हैं। और आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि भाई मैथ्स को कैसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम। सो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, 2026 आने वाला है, तो जो बच्चे इस साल सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए आप क्या राय देंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को वेलकम है बैंकर्स अड्डा पे। जैसा कि हम बोलते हैं, बैंकर्स अड्डा एक ऐसा अड्डा जो बनाएगा बैंकर। हमारा चैनल का जो लक्ष्य है कि हम लोग हर एक बच्चे को बैंकर बनाएं। तो ऐसे बच्चे भी हैं बहुत सारे जिनका सिलेक्शन हुआ है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत से बच्चों का प्रीलिम्स निकला, बहुत सारे बच्चे मेंस भी लिखने गए, बट मेंस में शायद उतना सेटिस्फाई नहीं फील कर पा रहे हैं। लग रहा है उनको अंदर से कि मेंस अच्छा नहीं हुआ। तो वो क्या करें? देखिए, आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा ना, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, आपको एग्ज़ाम वाले दिन अंदर से महसूस हो गया होगा कि आपका पेपर कैसा है। मतलब हम लोग से तो हमेशा होता है अच्छा, कि जब पेपर अच्छा होता है हम आते हैं एग्ज़ाम दे के अपने घर में, बोलते हैं मम्मी से कि मम्मी पेपर अच्छा हुआ, आज तो फोड़ दिया। और जब पेपर ख़राब होता है ना, तो चेहरा उतरा हुआ घर लेके आते हैं, मम्मी समझ जाते हैं कि पेपर ख़राब हुआ। तो आप जब जिस दिन आप पेपर दे के आते हैं तो आपको पता होता है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका 25 में किसी भी रीज़न सिलेक्शन रुका है, तो सबसे पहले उस दिन को याद कीजिए आप, जिस दिन आप अपना प्रीलिम्स का पेपर देने गए थे, और उस दिन आपको क्या महसूस हुआ था। उस चीज़ को आप एक पेपर पे नोट कीजिए और उसको एक बार पढ़िए, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आपको पता है कि आप अपना वीक जोन क्या है। तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज आपके कुछ जोन वीक रहे। तो बेटर है 26 के लिए अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं उसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से 6 महीने देते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो 2026 के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। मैम, इसी को लेके एक सवाल है। जैसे कि आपको पता है कि इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न बदल गया है। पहले क्या था, रैंडमली एग्जाम होते थे। अब इस बार IBPS ने सख्त इन्फॉर्मेशन दी कि भाई पहले SBI PO होगा, उसके बाद IBPS PO, IBPS क्लर्क। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, इससे बच्चों के सिलेक्शन में क्या इम्पैक्ट रहेगा? सर, मुझे तो ऐसा लगता है ये जो चेंजेस हैं ये अच्छे हैं। हाँ, मुझे भी लगता है। हाँ। क्योंकि पहले तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता था। हम बता ही नहीं सकते हैं कि SBI कब आएगा। उसका जब मन करता था वो आ जाएगा, और फिर बच्चे को उसी हिसाब से तैयारी अपनी शुरू करनी है। और बच्चे के माइंड में भी ये रहता था कि कब आएगा कब आएगा। अब उसे पता है कि पहले SBI का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका IBPS के एग्ज़ाम्स का आएगा, और फिर आपका RRBs का आएगा। पूरे साल भर उसको बैंक के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और SBI में जो तैयारी होगी वो IPS में काम आएगी, IPS की तैयारी RRB में काम आएगी। तो ये मुझे तो अच्छा लगता है। ये जो चेंज है ये अच्छा है। बहुत सारे और भी चेंजेस है, जैसे कि आंसर की हमें मिलने वाली है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। इतने सालों से बच्चे परेशान थे। कई बच्चों का तो अभी हाल ही के कुछ एग्जाम्स में भी ये रहा कि हमारा जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग आया था उसमें। तो वो सब हम बिल्कुल डेफिनेट तौर पे तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास एक्चुअल में आंसर की होगी और एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा। तो ये चेंजेस जो है एग्ज़ाम पैटर्न में भी जो चेंजेस देखे गए हैं, और जो हमारी ये डेट्स में भी जो चेंजेस आए हैं, अच्छे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये चेंज अच्छा है, और सच में ये चेंज अच्छा भी है। तो मैम, इसमें आपकी क्या राय है? जो बच्चे फेल हो जाते थे अब तक की, तो उनके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी होगी 26 में कि वो अपने सारे एग्जाम क्रैक कर लें? हाँ सर, बिल्कुल रहेगी। क्योंकि जो इन बच्चों के पास इस टाइम है वो कई बच्चों के पास नहीं है। जो फ्रेशर आएंगे उनके पास नहीं होने वाला है, और वो है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा उन्हें 2026 में। इस साल उन्होंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए उसमें कुछ बच्चों का प्री निकला होगा, कुछ बच्चों ने क्लियर किया होगा मेंस, और कुछ बच्चे इंटरव्यू तक भी पहुँचे होंगे। तो इन सभी बच्चों के पास अभी अपना अपना एक्सपीरियंस है। हर एक की एक जर्नी रही है, और वो जैसे ही
अपनी इस एक्सपीरियंस को अपनी और तैयारी के साथ मर्ज कर देंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन उनका होना ही होना है। यहाँ पे जैसे ही बच्चे का पता चलता है कि जैसे फ़ोन आता है या कोई मैसेज आता है कि मैम मेरा नहीं हो पाया, सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। और सच बताऊँ सर, तो मैं मतलब स्टूडेंट्स को बोलती भी हूँ, मुझे बुरा इस बात का नहीं लगता कि ये फेलियर इसे मिला है, मुझे इस बात का बुरा लगता है कि वो वापस से उसी लाइफ में जाने वाला है जहाँ उसे कोई भी टॉन्ट मार देता है, फ्यूचर को लेके वो बिल्कुल अनसर्टेन रहता है, पूरे दिन वो मॉक दे रहा होता है, मॉक के मार्क्स देख रहा होता है, मार्क्स कम आते हैं तो एकदम से स्ट्रेस आ जाता है, अपने ऊपर वो भरोसा ही नहीं कर पा रहा होता है कि मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं। बहुत सारे बच्चे तो प्लान बी सोचने लगते हैं साथ ही साथ, और इसी स्ट्रेस में वो पूरे दिन रहता है। अब मैं रात की बात करूँ तो रात में भी वो सो नहीं पाता, यही थॉट्स, ओवर थिंकिंग चलती ही रहती है। सो हाँ, अगर फेल हुए हैं, मुझे पता है उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा और उन्हें ये भी दिख रहा होगा कि वापस से वही सब चीज़ अब रिपीट करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि प्री दिया है और प्री में अगर वो पहले पास हो गए थे तो अब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वापस से उन्हें प्री क्वालिफाई करना है, फिर मेंस में बैठना है, फिर इंटरव्यू में। तो अब इस टाइम उन्हें अगर सफल होना है तो सबसे पहली चीज़ तो उन्हें अपने आप को एक टाइम ड्यूरेशन देना होगा। प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हाँ ठीक है 10 महीने देते हैं, 1 साल है हमारे पास, नहीं, क्योंकि फिर से यही लाइफ आपकी चल जाएगी, फिर ये साइकिल चलता ही रहेगा। इससे अच्छा अपने आप को 6 महीना दीजिए, उसमें अपनी जी जान लगा के मेहनत करो और निकाल लो। कोई एक एग्ज़ाम तो निकलेगा ही निकलेगा, जब 10 एग्ज़ाम दोगे एक एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। अगर आप बच्चों से सर, अगर आप बच्चे जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका अगर एक जर्नी देखोगे तो आप ये पाओगे कि जिसका एक बार प्री निकला फिर उसका लाइन से प्री निकलता रहा, जिसका एक बार मेंस निकला फिर उसका प्री मेंस दोनों निकलते रहे। तो बस एक बार निकलने की ज़रूरत है, एक बार क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम तो लाइन लग जाएगी सारे एग्ज़ाम्स की। और हमारे पास अब कैलेंडर भी है एक तरीके से कि एक सीरियल बता दिया है कि ऐसे आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो तो प्लीज़ टाइम ड्यूरेशन लेके चलना। मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा समय इस तैयारी को दें और आप इतने दुखी रहें, इतने फ्रस्ट्रेटेड रहें। जल्दी से जल्द तैयारी अपनी करिए, एग्ज़ाम क्लियर करिए और फिर निकलिए इस वाली लाइफ से और अपनी एंजॉय करिए आगे की लाइफ। बिल्कुल मैम। तो ये तो था उन बच्चों के लिए जो रिपीटर थे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इस साल फ्रेशर हैं, मतलब जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी इस बार की होगी, मतलब ग्रेजुएशन पूरा कर लिया होगा, 2026 में जो एग्ज़ाम लिखेंगे पहली बार, उनके लिए क्या राय आपकी है? सर इनके लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, और ये शायद आप भी रिलेट कर पाओगे, अगर आपने कभी कोई कंपटीशन की तैयारी की होगी तो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है वो सबसे ज़बरदस्त तैयारी हमारी उसी फेज़ में होती है। मतलब जब अगर किसी ने बैंकिंग का सोच लिया है, एसएससी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो स्टार्टिंग के जो 6 महीने वो तैयारी करने वाला है वो इस थॉट के साथ करने वाला है कि इस अटेम्प्ट में मैं निकालूंगा। और बस अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई, सही रास्ते पे आप चल लिए, सही डायरेक्शन में चले गए और 6 महीने आपने उसी एनर्जी के साथ तैयारी कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, फॉर श्योर हो जाएगा। मैम ने यहाँ पे बोला कि यार जो 26 में बच्चे पहली बार एग्जाम लिखेंगे उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज कोई उनका पास नहीं है, उन्होंने पहले एग्जाम दिया नहीं है। तो जो भी आपकी तैयारी होगी ना, उस तैयारी को आपको ऐसा करना है कि वो तैयारी आपकी आखिरी तैयारी हो और पहली बार में ही आपका प्री निकले, पहली बार में आपका मेंस निकले और आपका सिलेक्शन हो। बट पहली बार में प्री निकालना और मेंस निकालना बोलने में आसान है, बट शायद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात आपके पास है कि अभी आपके पास पूरे 6 महीने हैं, जनवरी से जून तक जो समय आपके पास रहने वाला है। अगर आपने ये 6 महीने, मुझे लगता है कि मैम अगर हर एक बच्चा 8 घंटे भी पढ़ लेना तो शायद मुझे लगता है कि आराम से वो एग्जाम निकाल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी रहता है मैम बच्चों का सवाल कि सर क्या हर एग्जाम के लिए अलग अलग बुक परचेज करनी पड़ेगी, हर एग्जाम के लिए अलग बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, हर एग्जाम के लिए अलग कुछ करना पड़ेगा? मैम ऐसा कुछ है क्या? मतलब लिमिट होता है बच्चों का कि मैम आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आ गया उसके लिए बैच चालू कर दो, एसबीआई क्लर्क का आ गया उसके लिए बैच चालू कर दो, बीच में एसबीआई पीओ आ गया उसके लिए बैच चालू कर दो। मतलब क्या अलग अलग एग्जाम के लिए मैम अलग अलग बैच से पढ़ना जरूरी है कि एक ही बार में, मतलब जो 6 महीने अभी हमारे पास हैं उसमें अगर हम पूरा क्वांट से रीजनिंग इंग्लिश ये पूरा पढ़ लेते हैं, वहाँ पे हर एग्जाम के निकलने के चांसेस ज़्यादा है? क्या कहना है आपका? सर सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडीज़, बैंकिंग और इंश्योरेंस की एग्ज़ाम की बात,
तो सिलेबस सेम है। आप रीजनिंग ले लो, मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, सिलेबस पूरा सेम है। हाँ, एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसमें डिफरेंट चैप्टर्स भी हैं जो इंक्लूड हुए हैं, तो आपको अलग से भी पढ़ना होगा रीजनिंग का, मैथ्स का या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। बट अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका एग्जाम अगर एसबीआई है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, या फिर कोई नबार्ड का एग्जाम है, आपका सिडबी, सेबी, इन सब का एग्जाम है, या फिर आरबीआई असिस्टेंट या फिर आरबीआई ग्रेड बी का ही क्यों ना हो, सिलेबस पूरा सेम है। मतलब आपको एक ही बार पढ़ना है रीजनिंग, उसका अच्छे से फाउंडेशन पढ़िए, सारे चैप्टर्स उसके करिए और फिर जाइए आप एग्जाम दीजिए। बट हाँ, अगर आप पीओ का पढ़ रहे हैं तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए आपका लेवल हाई होगा, और अगर आप असिस्टेंट लेवल का पढ़ रहे हैं तो लेवल आपका ईजी टू मॉडरेट रहेगा। बट सिलेबस पूरा सेम रहने वाला है, लेवल आपका डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट एग्जाम्स में। ओके, तो मैम एक बार बताओ मुझे आप कि क्या बच्चों को, जो बच्चा एलिजिबल है पीओ के लिए भी क्लर्क के लिए भी, क्या उसको लेवल का बैफिकेशन करना जरूरी है? मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मुझे तो केवल क्लर्क करना है तो मैं केवल क्लर्क की क्लास करूंगा, मुझे तो केवल पीओ करना है तो मैं केवल पीओ की क्लास करूंगा। और बहुत से यहाँ पे एक्स सर्विस मैन भी देख रहे होंगे जो ऑलरेडी उनको काफ़ी टाइम हो गया है अपनी पढ़ाई छोड़े हुए, 18 साल 20 साल, उनको भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सर मुझे तो केवल क्लर्क का एग्जाम देना है। तो क्या हमेशा जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम अपने लेवल को फिक्स कर लें कि लेवल में भी अपना वेरिएशन रखें, कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रीजनिंग में कोई पजल का उठा लिया चैप्टर, सर्कल बेस्ड पजल उठा ली, या मैथ्स में कोई चैप्टर है रेशियो, तो क्या उसका हमें हर एक लेवल कवर करना होगा कि केवल क्लर्क लेवल ही या पीओ लेवल ही कवर करना होगा? आपकी क्या राय है इसमें? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना, जब स्टार्टिंग की है तो आप फाउंडेशन भी पढ़ेंगे, आप प्री लेवल भी पढ़ेंगे, मेंस लेवल भी पढ़ेंगे। अगर आप ये सोचें कि मैं सिर्फ क्लर्क निकालूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए। वाई नॉट पीओ? जब प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी भी ज़्यादा है, आप सभी को पता है। अगर आप एसबीआई पीओ की बात करें तो भाई 80,000 से भी ऊपर आपको सैलरी मिल सकती है, तो क्यों आप क्लर्क का सोचेंगे? और अगर आप पीओ की तैयारी कर ही रहे हो तो क्लर्क तो निकल ही जाएगा। एक और चीज़, क्लर्क को लेके ना कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ना ये सोचते हैं कि क्लर्क का एग्ज़ाम है तो बहुत इजी लेवल आने वाला है, तो ऐसा भी नहीं है। आप देख लीजिए, इसी साल के मेंस उठा के देख लीजिए, क्लर्क में भी अच्छा खासी लेवल आता है आपके मेंस में। प्रीलिम्स मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, एक्यूरेसी प्लस स्पीड के साथ प्रीलिम्स आपने निकाल लिया, बट मेंस में आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस करने होंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या जी ही क्यों ना हो। ओके, तो बेसिकली मैम का कहना यार ये है कि आपको मेंस की तैयारी करनी होगी, बिकॉज आप जब क्लर्क का एग्जाम लिखोगे तो अल्टीमेटली हर एक बैंक एग्जामिनेशन में मेंस का दरवाजा है जो आपको खोलना ही होगा। और अगर आप बात करते हो क्लर्क मेंस, तो क्लर्क मेंस इज जस्ट इक्वलेंट टू पीओ प्रीलिम्स का लेवल थोड़ा और ऊपर। तो मतलब अगर आपको क्लर्क मेंस लिखना ही लिखना है तो बेटर है कि आप मेंस भी करें, मतलब जो हाई लेवल क्वेश्चन वो करें। हो सकता है कि आपको उस टाइम पे वो ना आए, होता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि एक बार में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको देखना पड़े सोल्यूशन, आप सोल्यूशन देखिए। हो सकता है कि एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़े, तो करिए, बट अल्टीमेटली है कि तैयारी अधूरी मत रखिए। बिकॉज मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में स्कोर कार्ड आया था आईबीपीएस क्लर्क का, उसमें कुछ बच्चे थे जिनका स्कोर 90 प्लस गया, कट ऑफ 60 है, स्कोर 90 प्लस, क्योंकि उन्होंने प्रीलिम्स से अटेम्प्ट ही 85 88 के नॉमिनेशन बढ़ा। बट एक बच्चे का स्कोर कार्ड मुझे देखा, 2 बच्चे का जब मैंने देखा स्कोर कार्ड तो मैं काफ़ी शॉक हो गया। कट ऑफ गई 70 और बच्चे का नंबर आया 70.25, और कट ऑफ 70 गई, बच्चे का स्कोर आया 69.75। तो दोनों बच्चे, एक बच्चा कह रहा है कि सर किस्मत है, बच गए, 0.25 से सिलेक्शन हो गया, और एक बच्चा कह रहा है सर क्या ही किस्मत है, 0.25 से रुक गया। इस पर क्या कहना है आपका है? क्योंकि मतलब सोचिए, एक सवाल सही कर लेता बच्चा तो उसका सिलेक्शन हो जाता, और अगर एक सवाल गलत होता है, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो रीजनिंग, चाहे वो इंग्लिश हो, सिलेक्शन हो जाता। तो इस पर आपका क्या कहना है? सर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो मैं बस एक ही बात कहूँगी कि ये तो आपको डे 1 से ही पता होना चाहिए, एक्यूरेसी स्पीड से पहले आती है। अगर एक्यूरेसी नहीं है आपकी तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी स्पीड का। आप स्पीड में 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए, अगर आरआरबी का पेपर है, या अगर एसबीआई आईबीपीएस का पेपर है, 35 में से 35 कर लीजिए आप। लेकिन अगर उसमें से आधे क्वेश्चन गलत ही करके आए हैं तो आपने यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा नहीं कर दिया है, उल्टा आप, हो सकता है आप पास हो जाते जितने आपके क्वेश्चंस आपको आते थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे क्लियरली बताता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की
मतलब 1/4 नंबर आपका कट जाएगा अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है। प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रही हूँ, मेंस में भी 1/4 नंबर कट जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो भी उसका 1/4 आपका कट जाएगा। सो चाहे आप 40 में से 20 क्वेश्चन करके आइए, लेकिन 20 के 20 सही होने चाहिए। ये नहीं कि आपने उसमें भी कुछ बोलते हैं ना सर, बच्चे बोलते हैं तुक्का मार दिया। तुक्का नहीं मारना है, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं मारना है। बच्चे तो अकड़ बकड़ बम्बू लगाते हैं। अच्छा 20 ही आंसर टिक कर दिया। इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा यार, मैम ने तो बिल्कुल सही बोला, आपको एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय है बहुत है, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने हैं आपकी मेजर एग्जामिनेशंस के लिए, तो मैं तो ये बोलूँगा आप लोगों से कि आप हर सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर पढ़ो भाई, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या पैटर्न रहेगा। आप देखोगे 25 में बहुत से एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ, 24 में SBI का पैटर्न चेंज हुआ, इस बार हमें मेंस का पैटर्न बदलाव देखने को मिला। तो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न बदल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी हर एक बदलाव को स्वीकारना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। तो मेरी एक बात को आज रामबाण बना लीजिए कि आप चाहे रीजनिंग पढ़िए, आप चाहे क्वांट्स पढ़िए, आप चाहे इंग्लिश पढ़िए, आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो हर एक चैप्टर को करना होगा। आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। हाँ, वो तब होता है कि जब बहुत कम समय बचा है, आपका एग्ज़ाम का 1.5 महीना बचा है, शुरू किया, आप तब उस समय पे 50-50 खेल सकते हो। बट अगर टाइम आपके पास है, हो सकता है कि आपको किसी चैप्टर में लगे 10 दिन, आप करिए उसको, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको तैयारी पूरी करनी है। वो कहते हैं ना, तैयारी अधूरी सिलेक्शन अधूरा, तैयारी पूरी सिलेक्शन पूरा। यहाँ पे तुमने बात करी तैयारी की, अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स की जिसमें हम मास्टर हैं। उन सब्जेक्ट में आप कैसे स्कोर अच्छा कर पाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर बात करूँ, अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, स्पेशली अगर बात करें RRB PO क्लर्क की बात करें, तो वहाँ पे तो 2 सब्जेक्ट आपके रहते हैं, मैथ्स रीजनिंग। इसके अलावा अगर बात करें अदर एग्जाम्स की बात करें, चाहे SBI PO हो, IBPS PO हो, SBI क्लर्क हो, IBPS क्लर्क हो, मुझे लगता है कि जो मेजर 2 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग है वो आपके सामने है, क्वांट्स रीजनिंग। क्या कहना है मैम इसका आपका, इस बात पे क्या कहना है आपका? हाँ सर, बिल्कुल। क्वांट्स और रीजनिंग तो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही मिलेंगे और हमेशा डोमिनेट ही करते हैं ये हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में। अगर रीजनिंग और क्वांट्स अच्छा है तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ आपकी बहुत मैटर कर रही होती है। इंडिविजुअल कट ऑफ बच्चे निकाल ही लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों आपको करनी है, वो आपको सबसे पहले तो अपना एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता होगा कि IBPS में सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, या SBI PO में सेक्शन वाइज कट ऑफ है या नहीं है। तो बच्चों, IBPS PO में, प्री में और मेंस में दोनों में ही सेक्शन वाइज कट ऑफ है, ठीक है। और SBI में आपको यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिली है, उसमें भी वन ऑफ द एग्जाम्स में, प्री और मेंस में, एक में आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ है और एक में नहीं है। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। SBI क्लर्क में कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे होंगे चीज़ों को। अगर 2026 की बात करूँ और इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो सर रीजनिंग के लिए तो मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। फाउंडेशन का मतलब है कि आप चैप्टर वाइज पढ़िए। पहले आप फाउंडेशन पढ़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चंस करिए, मेंस लेवल क्वेश्चंस करिए, बस हो गई तैयारी। जैसे आपकी फाउंडेशन क्लियर हुई, जैसे आपका एक चैप्टर का फाउंडेशन क्लियर हुआ, अब आप जाइए उसकी प्रैक्टिस पे। किसी भी बुक, PDF या किसी भी मीडियम से आप प्रैक्टिस करिए उसी चैप्टर की, और जितने हाई लेवल क्वेश्चंस हो पाए वो करिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका सिर्फ ये रहेगा, अब आपको मॉक देना है। मॉक इतने ज़्यादा दीजिए कि आप जब आप सिलेक्ट हो जाएं और उसके बाद जब याद करें तो आपके पास एक स्टोरी हो कि हाँ, मैंने इतने मॉक दिए थे, इतनी मेहनत की थी मैंने उन दिनों, तब जाके ये सिलेक्शन मेरा हुआ है। सर मैथ्स के लिए क्या रहेगा? तो अगर बात करें मैथ्स की, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। नंबर नहीं आते। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप जब कराते हो क्लास में हो जाता है, जब आप समझाते हो तो हो जाता है, बट हम जब खुद से करते हैं या मॉक टेस्ट में हम सामना करते हैं सवालों का, तब नहीं हो पाता, तब हमारे हाथ कांपने लगते हैं, पेन रुक जाता है। तो क्या करें? देखो, मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स आपसे समय मांगती है। आप जितना समय दोगे सवाल को प्रैक्टिस करते समय, उतना ही आपका समय कम लगेगा रियल टाइम एग्जामिनेशन में। सबसे पहले अगर बात करें मैथ्स के लिए करना क्या, आप लोगों को आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आप सर्च करोगे ना, बैंकर्स पे सर्च करोगे क्वांट्स एंटायर सिलेबस, तो आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो। उसमें आपको कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस बताया है।
और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्क्रीनशॉट मत लीजिए। हम जब भी कुछ आपको गाइड करते हैं तो हमेशा पेन पेपर से ना लिखिए, तो पूरा पेपर पे अपना मैथ्स का सिलेबस लिखिए। और शायद अगर आप रिपीटर हैं तो आपको पता होगा कि आपको क्या आता है, और अगर आप बिगनर हैं तो सब कुछ करना ही है। तो आपको हाईलाइट करने हैं उन टॉपिक्स में जिसमें आप बिल्कुल वीक हो, और उन टॉपिक को आपको अलग करना है। और अगर आप बिगनर हैं तो आपको शुरुआत से करनी है, हम लोगों ने वीडियो में बताया हुआ है। तो सिंपल है, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अपने कैलकुलेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो या फिर वो डीआई हो, हर क्वेश्चन में आपको स्पीड मैथ्स मिलेगा, और अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन करके ही आप अपना आंसर टिक कर पाओगे। तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपको अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको उन 1000 ट्रिक से मतलब नहीं है, बट एक अप्रोच जो सब में लग जाए, आपको उस पर फोकस करना है। तो प्लीज ट्रिक्स को निकाल दो जहन में से, अप्रोच, बिकॉज अप्रोच विल गिव यू द राइट आंसर। और अगर अप्रोच आपकी सही है तो आपका एग्जाम बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ नथिंग विल मेक द डिफरेंस बट अप्रोच विल मेक द डिफरेंस। तो आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चन के लिए वही आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो आपको अपने कैलकुलेशन पे अपना काम करना है, उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना डेली टास्क बनाना है। आपने अर्थमेटिक का चैप्टर लिया, तो अर्थमेटिक फॉर एग्जाम्पल आपने रेशियो आपने उठाया, तो उस चैप्टर को आपको ना पूरा अच्छे से उसका बेसिक कवर करना है, उसके कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद उसी चैप्टर पे आपका लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, और उसके साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चन करने हैं। मतलब आप जब इतना कर लोगे ना, तब जाके आप उस चैप्टर पे कमांड बना पाओगे। और एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि कम से कम 200 क्वेश्चंस तो आपके हर चैप्टर पे लगने चाहिए। हो सकता है कि तुरंत आपका जवाब नहीं आए, आपको सोल्यूशन देखने पड़े, बट आप कम से कम हर चैप्टर पे 200 क्वेश्चन लगाइए। आप अर्थमेटिक कंप्लीट कीजिए, कोशिश कीजिए अगर डीआई उस पर बन सकती है तो आप अर्थमेटिक बेस्ड डीआई करिए। और स्पीड मैथ्स के तो डेली कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करिए, जिसमें 15 सिंप्लीफिकेशन हो, 15 आपके अप्रॉक्सीमेशन हो, 15 मिसिंग हो, 15 रॉन्ग नंबर सीरीज हो, या 15 क्वाड्रिकेशन हो। मतलब ये तो आपको डेली बेसिस पे अपनी हैबिट में लाना है, और ये कुछ ही समय करने की बात है। हार्डली 4 से 5 महीने करना है आप लोगों को, बिकॉज उसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, और नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ मॉक देना होता है। तो अपने हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। टाइम लगेगा तो दीजिए, आप गिव अप मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे गिव अप कर देते हैं कि रीजनिंग में ये पजल नहीं बन रही, क्वांट्स में ये नहीं आ रहा, इंग्लिश में वो नहीं हो रहा। गिव अप अगर आप करोगे ना, तो यकीन मानो आपके पीछे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके गिव अप का इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज वैकेंसी अगर एक है तो उस पर केवल एक ही बंदे का सिलेक्शन होगा। अगर आपने उस वैकेंसी के लिए, उस सीट के लिए गिव अप कर दिया, तो हजारों लोग आपके पीछे हैं। जैसे गिव अप करोगे ना, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो गिव अप नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। निकलेंगे आंसू प्रिपरेशन के दौरान, निकालिए आंखों से आंसू, बिकॉज आंखों से आंसू निकलना तय है। चाहे सिलेक्शन लेने के बाद खुशी के आंसू रो लो, या सिलेक्शन नहीं हो तो गम के आंसू रो लो। तो बस अगर आप हर चैप्टर पे प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छे से अपना टाइम दे रहे हो, तो आप हर चैप्टर पे कमांड बना लोगे, और फिर एग्जाम में सवाल फंसेंगे नहीं, और आप आराम से क्वांट्स को अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे। सर तो इसी के साथ मेरे को ऐसा भी लगता है कि एक और बच्चे लैक करते हैं चीज़ को, और वो है कि वो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस नहीं कर रहे होते हैं। वो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल में अभी रिसेंट के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सिलॉग्स में अब क्या पैटर्न आ रहा है, प्री में और मेंस में। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको हर एक चैप्टर के हर एक पार्ट्स, हर एक टॉपिक पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेंड किस चीज़ का है। ट्रेंडिंग चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें वो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि 5 साल पुरानी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जो 2025 के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस उसी में कुछ इधर उधर करके एग्जामिनर आपसे पूछेगा। और इस साल भी हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, मेंस के एग्ज़ाम में, प्री के एग्ज़ाम में भी देखे गए हैं। तो ठीक है, उसे एक्सेप्ट करिए और करिए। जैसे बच्चे बोलते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर पढ़ाइए मैम, अरे क्यों पढ़ना है रैंकिंग एंड ऑर्डर जब क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। सही बात है। आपको रैंकिंग एंड ऑर्डर पे बेस्ड बस एक पजल करनी है, पजल फॉर्मेट में बन के आता है, कंपैरिजन बेस्ड आता है। रैंकिंग एंड ऑर्डर का कोई काम ही नहीं है अभी पढ़ने का। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें आप सीखिए ज़रूर, फाउंडेशन में मैं आपको वो सिखाऊंगी, बट आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी एग्जाम में क्या आएगा और क्या आ सकता है। मतलब क्वेश्चन की अवेयरनेस जरूरी है। आप अवेयर रहें कि आजकल एग्जाम में क्या रहा है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस 5 साल का उठा के देखोगे ना, तो आपको बदलाव देखने को मिले। तो 2025 को बेस मान के आप
केवल 25 के क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न भी बदल चुका है। तो केवल 25 के क्वेश्चंस लगाइए और वहाँ से आपको आइडिया होगा कि 26 में क्या आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कीजिए। दोस्तों, ये तो हम लोग के बीच में बात हो गई। अब एक लास्ट में एक मैसेज मेरी तरफ से और मैम की तरफ से आप लोग के लिए। तो मैम, आप क्या बोलेंगे जो बच्चे 2026 में अपना टारगेट सेट कर रहे हैं और बैंकर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से है? बच्चों, मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि आप लोग इस साल सेलेक्ट हों, और मैं बस इतना कहूँगी, अपने आप के लिए एक टारगेट सेट करिए कि मुझे 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे वो क्वेश्चंस करने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, मुझे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मुझे 6 महीने के अंदर इस लायक बन जाना है कि उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आता है मैं उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँ। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे, मतलब कि आपको एक कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी होगी। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना होगा। हो सकता है कभी पढ़ने का मन ना करे, फिर भी थोड़ा पढ़ना होगा, पर पढ़ना होगा। एक भी दिन छोड़ा नहीं जा सकता। सबसे पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टाइमर के साथ करनी है, और फिर मॉक टेस्ट देने हैं। ये 3 ही स्टेप्स हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक और बात, मैंने भी अपने लिए इस साल एक टारगेट सेट किया है, और सर ये टारगेट मेरा कुछ ऐसा है कि जो हमारी ट्रेंडिंग रीजनिंग बैच है वहाँ से 100% सिलेक्शन प्रीलिम्स में हम दिलाएंगे। लेकिन इसमें मैं बच्चों को एक चीज़ कहती हूँ कि अगर मैं हारी ना, तो आप भी जीतेंगे नहीं, आपकी भी वो हार होगी। क्योंकि अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ ना, जो मैंने अपने आप को दिया है, तो इसका मतलब कुछ बच्चे हैं जो नहीं हो पाएंगे सेलेक्ट, तो आप भी अपने टारगेट को इट मीन्स अचीव नहीं कर पाएंगे। सो मेरा जीतना बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो बहुत मेहनत करने वाली हूँ, बस आपके साथ की ज़रूरत रहेगी। आप भी दिल से बिल्कुल लग जाइए, जी जान एक कर दीजिए, इतना पढ़िए जितना आपने अभी तक अपने जीवन में नहीं पढ़ा है, और 6 महीने के अंदर सारे एग्ज़ाम्स निकालिए। सर, आप क्या बच्चों से बताना चाहेंगे? यार देखो, मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि यार बैंक एग्ज़ाम क्रैक करना ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो। एक सही गाइडेंस, एक सही रास्ता अगर आपको दिखाया जाएगा, उस पे अगर आप चलोगे तो यकीन मानिए सफलता आपको मिलेगी। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मेरा टारगेट ये रहेगा मैथ्स को लेके कि मैं हर एक बच्चे के मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करूँ। एक बात और बोलूँगा यार, जब हम आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे ना, तो आपको बस केवल पढ़ना है। हम लोग क्वेश्चन की मेहनत हम करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, सारा फिल्ट्रेशन वो हम करेंगे। बस आपको हमारी क्लास करनी है, और क्लास के बाद जो भी हम आपको टास्क दे रहे हैं वो पूरा करिए। यही टारगेट रहेगा मेरा स्वास्थ्य बैच में कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूं, ताकि आपके क्वेश्चंस का जो डर है वो खत्म हो जाए। आपको सारे के सारे क्वेश्चन स्वास्थ्य बैच में मिले एग्जाम रिलेवेंट, और हम वहाँ पे इतने क्वेश्चंस कर लें कि एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो तुरंत आपको स्ट्राइक करेगा, ये तो स्वास्थ्य बैच में किया हुआ है। यही टारगेट रहेगा। तो जब हम क्लास लेंगे ना, तो ये सोच के चलना कि यार यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और जितना हम डेली टास्क देंगे आपको, वो टास्क आपको पूरा करना है। तो बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत सारा ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। बाकी यार हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारी सारी क्लास किया कीजिए। बिकॉज आपको लगता है कि वो 1 घंटे की क्लास है, बट उसमें टाइम बहुत लगता है, उसकी पीपीटी बनाने में, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट ढूंढने में, वो क्वेश्चन सही हो आपको दिया जाए, तो बहुत सी मेहनत लगती है, हमारी भी सबकी भी। तो हमारी सारी क्लासेस को टाइमली ज्वाइन करो, और अगर आपकी क्लास मिस होती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो, तुरंत आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन कि सर मैम आ चुके हैं क्लास करने के लिए, आप भी आ जाओ। सो बस मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंड अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल का स्वागत कीजिए और प्रण लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है। थैंक यू सो मच।